अभी तक 3 चरण के मतदान में 283 सीटों पर मतदान हो चुके हैं साहब, यानी कि 272 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो गया, आधे से ज्यादा। और हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा बड़े पैमाने पर यहां पर कर रही है। अब इसमें सवाल यह उठता है कि किस तरीके से जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा लग रहा है एक देश में माहौल फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद चुनाव नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, वो 370 के आसपास नहीं पहुंचे। तो ये जो सवाल है, इसके आधार पर स्टॉक मार्केट भी जरा डगमगा गया साहब। अगर आप देखें तो बीते 4 दिन के अंदर में, जब से इस अफवाह ने, सोमवार से इस अफवाह ने तेज पकड़ा है, तब से स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 5% के आसपास अपना लॉस रजिस्टर कर दिया है, क्योंकि अभी तक स्टॉक मार्केट मानकर चल रहा था कि मोदी सरकार दोबारा आ रही है और उसके हिसाब से सारी चीजें फैक्टर्ड है। खैर चलिए, उसके बारे में तो हम 4 तारीख के बाद बात करेंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी मजेदार स्थिति यह है कि पूरे देश में 543 सीट्स के लिए कांग्रेस ने 327 उम्मीदवार उतारे हैं। अगर 272 का आंकड़ा कांग्रेस को चाहिए तो कांग्रेस की स्ट्राइक रेट कितनी होनी चाहिए साहब? 85%। तभी कांग्रेस अपने दम पर अपनी सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने 446 उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में। भारतीय जनता पार्टी को भी 80% के आसपास का लक्ष्य चाहिए, और अगर 370 है तो वो 85% स्ट्राइक रेट हो जाता है, जो कि 2019 से भी ज्यादा है। तो दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि उनका ये स्ट्राइक रेट, जो एक्सपेक्टेड स्ट्राइक रेट है, वो बहुत मुश्किल है। उसे पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यहां पर यह नजर आती है कि 283 सीटों पर जो वोट हुए हैं, उसमें अभी किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि लहर कहां और कैसे बैठ रही है। इस बार जनता ने वाकई में बहुत ही समझदारी से मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 राज्य या केंद्र शासित राज्य में सारी की सारी सीटें जीती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 5 की 5, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, राजस्थान में 25 की 25, गुजरात में 26 की 26, हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7, त्रिपुरा में 2 की 2, दमन दीव में 1 की 1, अरुणाचल में 2 की 2, चंडीगढ़ में 1 की 1, यानी कि 83 में से 83 सीटें इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत ली थी। 100% परफॉर्मेंस। अब यह परफॉर्मेंस प्रेशर तो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा ही। अब ऐसे में कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं। मान लेते हैं कि गुजरात में, जहां की माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, 1 सीट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो 26 में से 26 शायद इस बार भी संभव हो सकता है, क्लीन स्वीप। चलिए, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ एक नेता हैं, वो दबी जबान में यहां वहां कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि 2-3 सीट पर फाइट टफ है साहब, यानी कि 25 में से 25 नहीं, ऐसा बीजेपी का मानना है। लेकिन क्या यह सही है? 4 तारीख को पता चलेगा। हिमाचल में भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि 1 सीट पर फाइट है साहब, 3 सीट तो हम निकालेंगे। हरियाणा में भी अभी आपने देखा, विधानसभा को लेकर जिस तरह का जोड़तोड़ की राजनीति चल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर भी 2 या 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ हो सकती है, टफ फाइट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ हो गया है, इसकी वजह से 7 की 7 स्ट्राइक बीजेपी को मिल जाए, इसमें भी 1 आध सीट टफ मानी जा रही है। कुल मिलाकर 83 सीटें जो हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, इनमें से तकरीबन 10 या 12 सीटें टफ फाइट मानी जा रही है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां चुनौती हो सकती है या नहीं, यह अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पर जो मतदान का प्रतिशत है वो प्रभाव करता है? इस पर भी एक अलग थ्योरी सामने आ चुकी है कि मतदान प्रतिशत भले ही बहुत कम हो, लेकिन 3% से ज्यादा कम नहीं हो रहा 2019 के मुकाबले। ऐसे में जब संख्या बढ़ जाती है मतदाताओं की और मतदान प्रतिशत कम भी होता है, तब भी तकरीबन उतना ही वोट पड़ेगा जितना 2019 में, या उससे ज्यादा ही पड़ेगा। और ऐसी सूरत में एक बार फिर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आपके सामने हम कुछ और तथ्य रख रहे हैं। ऐसे कुछ राज्य हैं जो कि अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% से भी ज्यादा मार्जिन से सीटें जीती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। 50% से भी ज्यादा विक्ट्री है मार्जिन है, और यहां 200 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में बात कीजिए तो 61 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहां 48 सीट में से 41 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल गई।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25 सीटें जीत ली। बिहार की 40 सीट्स में से 39 सीट्स एनडीए जीत गई और बीजेपी के लिए यहां काफी महत्वपूर्ण रहा मामला। अगर आप बंगाल की बात करें तो बंगाल में 42 में से 18 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो ये निकल कर आ रही है कि अब बिहार में गठबंधन थोड़ा बदल गया है। वहां पर जेडीयू और बीजेपी साथ आए, लेकिन उसमें जेडीयू बीच में फिसल चुका था। बंगाल में अलग तरह की राजनीति चल रही है, वहां पर सीडी कांड और उसके साथ साथ वायरल वीडियोस और उसके साथ साथ संदेश खाली और तमाम चीजें चल रही हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो साहब यहां तो टोटल कंफ्यूजन है। शिवसेना दो फाड़, एनसीपी दो फाड़, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने खेमे में। जनता को ही नहीं समझ में आ रहा किसको मतदान कर रहे हैं। ऊपर से मराठा आरक्षण और उसके साथ साथ जो विदर्भ का पूरा इलाका और मराठवाड़ा की राजनीति अपनी ही दिशा में आगे चलती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी असमंजस की स्थिति काफी बनी हुई दिखाई दे रही है और हरियाणा की बात मैंने आपको पहले ही बताई है। इसलिए कुल मिलाकर यह कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ एक ऐसे राज्य हैं जिनको आप स्विंग स्टेट्स कह सकते हैं और ये हम आपके सामने थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके बारे में 4 तारीख को मैं जरूर आपके सामने चर्चा करूंगा। स्विंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इस बार के चुनाव के लिए साहब, नोट कर लीजिए इसको। महाराष्ट्र 48 सीट्स स्विंग स्टेट है, जिसके पास गया जीत उसकी मानिए। कर्नाटक 28 सीट्स स्विंग स्टेट है। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन दोहरा दिया तो फिर समझिए कहां जा रही है बात। पंजाब 13 सीट स्विंग स्टेट्स हैं। क्यों स्विंग स्टेट है? क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी अगर अपना परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेहतर करती है और भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने आप को इकलौते मैदान में उतारा है बिना किसी गठबंधन के, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह करो या मरो वाला स्टेट है, स्विंग स्टेट। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों का अपना रिकॉर्ड नहीं रखा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर 2 सीटें मिलती है विपक्ष को तो फिर यहां पर विपक्ष के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, स्विंग स्टेट। हरियाणा स्विंग स्टेट है। 10 में से किसको कितनी सीटें मिलेंगी? बीजेपी ने 10 में 10 जीती थी, क्या इस बार विपक्ष यहां पर सेंध लगाएगा? पश्चिम बंगाल 42 सीटें 42 सीट्स स्विंग स्टेट। क्यों मानते हैं स्विंग स्टेट? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 20 के ऊपर यहां अपनी टैली नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर सोचना पड़ेगा कि सीट कहां से लेकर आए। स्विंग स्टेट। और बिहार एब्सोल्यूट स्विंग स्टेट साहब, और वो इसलिए क्योंकि 40 सीटें हैं। इस बार गठबंधन का स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता थोड़ी सी नाराज है। क्या इसका असर एनडीए पर पड़ेगा? 39 आउट ऑफ 40 का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का बिहार में है। अगर 39 में से कुछ भी सीटें कम होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी भरपाई कहीं और से करनी पड़ेगी। यानी ये स्विंग स्टेट्स हैं जिस पर हमारी नजर है, आपकी भी होनी चाहिए। जैसे जैसे मतदान बढ़ेगा इस पर हम चर्चा करें।